साल है 326 ईसा पूर्व। पश्चिम में बहुत दूर मैसेडोन देश का एक जवान राजा दुनिया की सीमा पर खड़ा है। उसका नाम है सिकंदर तृतीय, लेकिन इतिहास उसे सिकंदर महान के नाम से याद रखेगा। वो पहले ही शक्तिशाली फारसी साम्राज्य को जीत चुका है, अपने पिता के सपने को पूरा कर चुका है। लेकिन सिकंदर की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। वो दुनिया के पूर्वी छोर तक पहुंचने के लिए तरसता है, अज्ञात भूमि को जीतने के लिए। करते थे। भारतीय अपने युद्ध हाथियों और विशाल सेनाओं के साथ एक ऐसी ताकत थे जिनसे पार पाना आसान नहीं था। आने वाला संघर्ष भारतीय उपमहाद्वीप के भाग्य का फैसला करेगा और इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। जैसे जैसे सिकंदर की सेना पंजाब के हृदय में गहराई तक बढ़ती गई, उनका सामना उपजाऊ मैदानों और शक्तिशाली नदियों से भरी भूमि से हुआ। वे जिन लोगों से मिले, वे उनसे बिल्कुल अलग थे, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे अजीब भाषा बोलते थे, रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे और अपरिचित देवताओं की पूजा करते थे। फिर भी इस विचित्रता के बीच सिकंदर ने एक अवसर को भांप लिया। वो जानता था कि इस देश को जीतने के लिए उसे यहां के लोगों का समर्थन हासिल करना होगा। हालांकि उसके रास्ते में एक दुर्जेय बाधा खड़ी थी। पोरस, पौरवों का राजा, एक गौरवान्वित और बहादुर योद्धा। पोरस ने मासेडोनियाई आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा करने की ठान ली थी। दो साम्राज्यों के भाग्य का फैसला करने वाली एक ऐतिहासिक लड़ाई, हथियारों के एक भयानक संघर्ष के लिए मंच तैयार था। राजा पोरस रहस्य में डूबा हुआ एक व्यक्ति बना हुआ है। उसका जीवन किंवदंतियों और ऐतिहासिक वृत्तांतों के टुकड़ों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। यूनानी इतिहासकारों ने अपने दुश्मन के बारे में लिखते हुए उसे विशाल कद और ताकत वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है। कहा जाता है कि वो 7 फीट से भी लंबा था। पुरुषों के बीच एक विशाल काय, उसकी शारीरिक उपस्थिति ही विस्मय और भय को प्रेरित करने में सक्षम थी। लेकिन पोरस सिर्फ एक योद्धा राजा से कहीं बढ़कर था। वो अपनी बुद्धिमानी, न्याय की भावना और अपने राज्य के प्रति गहरे प्रेम के लिए जाना जाता था। मैं पौरवों के राज्य पर शासन करता हूँ, जो हाइडस्पेस नदी के किनारे बसा एक समृद्ध देश है। मेरे युद्ध हाथी कवच पहने और अपनी पीठ पर युद्ध टावरों को ढोते हुए युद्ध के मैदान पर एक ऐसी ताकत है जिनसे पार पाना आसान नहीं है। वे दुश्मन के सैनिकों को रौंद सकते हैं, रथों को पलट सकते हैं और सबसे अनुशासित सेनाओं में भी दहशत पैदा कर सकते हैं। पोरस का वर्णन करने वाले स्रोत मुख्य रूप से यूनानी हैं, जो इस बात की झलक पेश करते हैं कि उनके विरोधियों द्वारा उन्हें कैसे माना जाता था। वे उसे एक दुर्जेय दुश्मन के रूप में चित्रित करते हैं, एक ऐसा राजा जिसने सिकंदर की ताकत के आगे झुकने से इनकार कर दिया। जबकि उसके जीवन और शासनकाल का सही विवरण मायावी बना हुआ है। यह स्पष्ट है कि पोरस एक ऐसा शासक था जिसने अपने लोगों के सम्मान और अपने दुश्मनों के डर को नियंत्रित किया। सिकंदर के साथ आसन्न संघर्ष ने पोरस के सामने एक असंभव विकल्प पेश किया, एक विजेता की इच्छा के आगे झुकना या अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए लड़ना। पोरस ने अपने स्वभाव के अनुरूप प्रतिरोध का मार्ग चुना।
अपनी भूमि और अपने लोगों को मैसेडोनियन हमले से बचाने की कसम खाई। हाइडस्पेस नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई हाइडस्पेस की लड़ाई सेनाओं के टकराव से कहीं बढ़कर थी। यह संस्कृतियों का, सैन्य सिद्धांतों का और दो अदम्य इच्छा शक्तियों का टकराव था। एक तरफ सिकंदर महान था, मैसेडोनियन विजेता जिसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा था। दूसरी तरफ राजा पोरस था, अपनी मातृभूमि का बहादुर रक्षक। उसके युद्ध हाथी युद्ध के मैदान में चुनौती दे रहे थे। मैंने अपना मैदान अच्छी तरह से चुना है। नदी के पूर्वी तट पर अपनी सेनाओं को खड़ा किया है। मेरे युद्ध हाथी मेरी पैदल सेना के सामने एक दुर्जय रेखा बना रहे हैं। इन विशाल जीवों को देखकर, उनके लोहे से सजे हुए दांतों को देखकर मैसेडोनियन सैनिकों की रीढ़ की हड्डी हिल गई होगी। सिकंदर हमेशा रणनीतिकार, जानता था कि नदी के उस पार सीधा हमला आत्मघाती होगा। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को मात देने के लिए, कमजोरी के क्षण पर प्रहार करने के लिए कोई रास्ता खोजने की जरूरत थी। कई दिनों तक दोनों सेनाएं हाइडस्पेस के उफनते पानी के उस पार एक दूसरे का सामना करती रही। तनाव साफ दिख रहा था, उम्मीद की हवा में चिंगारी थी। अंधेरे और एक उग्र तूफान की आड़ में मैं अपनी सेना की एक टुकड़ी को नदी के उस पार भारतीय छावनी से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। मेरा लक्ष्य पोरस को चौंकाना और उसकी सेना को चकमा देना। हाइडस्पेस की लड़ाई शुरू होने वाली थी, एक ऐसा संघर्ष जो सैन्य इतिहास के इतिहास में अंकित होगा। भारतीय युद्ध मशीन के केंद्र में युद्ध हाथी थे, ऐसे जीव जो सबसे अनुभवी सैनिकों के भी दिलों में खौफ पैदा कर देते थे। ये केवल बोझ के जानवर नहीं थे, वे जीवित घेराबंदी वाले टावर थे, बख्तरबंद विशालकाय जो एक ही बार में पृथ्वी को हिला देने वाले प्रहार से युद्ध का रुख मोड़ सकते थे। पोरस ने उनके रणनीतिक मूल्य को पहचानते हुए उन्हें रणनीतिक रूप से तैनात किया था, दुश्मन के गठन को बाधित करने और उनके रैंकों के बीच कांप रही थी। उनका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव था जो सबसे बहादुर योद्धाओं को भी विचलित कर सकता था। प्रत्येक हाथी अपनी पीठ पर सैनिकों की एक टुकड़ी को ले जाता था, आमतौर पर एक तीरंदाज और कई भाला फेंकने वाले। हौदा के रूप में जाने वाले ये ऊंचे प्लेटफॉर्म सैनिकों को एक ऐसा सुविधाजनक स्थान प्रदान करते थे जहां से वे दुश्मन पर प्रक्षेप्य बरसा सकते थे। इस स्थिति से वे दुश्मन के अधिकारियों को निशाना बना सकते थे, संरचनाओं को बाधित कर सकते थे और युद्ध के मैदान में कहर बरपा सकते थे। हालांकि हाथी अजेय नहीं थे। उनका आकार उन्हें धनुर्धारियों और भाला फेंकने वालों के लिए आसान लक्ष्य बनाता था। आंख या सूंड पर लगा एक सटीक वार सबसे बड़े जानवर को भी गिरा सकता है। इसके अलावा हाथी घबराहट का शिकार हो जाते थे, खासकर अगर उनके महावत जो उनके सिर के ऊपर बैठते थे मारे जाते थे या घायल हो जाते थे। घबराया हुआ हाथी अपने ही सैनिकों के लिए उतना ही खतरनाक हो सकता था जितना कि दुश्मन के लिए। अपने उन्माद में दोस्त और दुश्मन दोनों को रौंदता हुआ